तो हेलो क्लास 12 के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला। तो आज मैं लेके हाजिर हुआ हूँ आप सभी के सामने एक वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमको पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें अपने ये जो लास्ट के 2-3 दिन बचे हुए हैं उसमें हमें अपने प्रिपरेशन को शेप देना और कैसे हम जो आने वाला एग्जाम है 20 फरवरी को कैसे उसको डील करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो आज जैसे कि 10th का मैथ का एग्जाम था तो उसमें मैंने कई सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जो 10th के बच्चों ने गलतियां की थी और जो कॉमन गलतियां थी, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th के बच्चे ही कर सकते हैं, 12th के बच्चे भी उन्हीं सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हीं सभी गलतियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों की बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे कि हमारा जो पहला फिजिकल का पेपर है, भाई फिजिकल के पेपर को मैं पहले भी कह चुका हूं कि फिजिकल के पेपर को आपको लाइटली नहीं लेना है। और जब फिजिकल का पेपर आप दे के आएंगे, मतलब शाम को, उस शाम से लेकर 20 फरवरी तक आपका क्या रोड मैप होना चाहिए अपनी तैयारी का, या किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज करना है, इस वीडियो में हम सीधे सीधे उन चीज़ों की बात करेंगे। तो ये है कि सबसे पहला तो 3 दिनों में क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। और फेल नहीं होना है। फेल तो कतई किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया फेल हो जाएंगे या बहुत मार्क्स कमाएंगे। देखो, आप अगर खुद को डिमोटिवेट करके जाओगे तो पेपर तो बैठा ही है आपको डराने के लिए, सीबीएसई और बैठा हुआ है आपको डराने के लिए। तो पहली बात है कि सबसे पहले अपने मन से जीतना है, आपको मन से जीतना है कि हाँ पेपर में हमारी तैयारी हो चुकी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया या सर कि हमारी जो प्रिपरेशन है, पढ़ तो मैंने सारा लिया है, सब कुछ आ गया मुझे, बट लग रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं है। तो आज उन्हीं एंग्जाइटी या वीक पॉइंट्स की बात करते हैं, जहाँ जहाँ आपकी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी आप नंबर कम ला सकते हैं या नंबर कम आने के चांसेस हैं, उनको कैसे हम सुधारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फिजिक्स का जो मेन समस्या है, इस बार की सीबीएसई की दिक्कत है कि फिजिक्स के एग्जाम में सिर्फ 1 दिन का गैप है। तो उसमें करना क्या है भाई, क्या करना है, सबसे पहले तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों पढ़ने, क्योंकि वो इजी और स्कोरिंग है। छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने, जैसे कि अभी जो आपके पास वीडियो आया हुआ उसमें 1 घंटे में लगभग पूरी बुक को, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से एनालाइज करा है या सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे टॉपिक बोल दिए, एक एक पॉइंट का जो भी क्रिस्प पॉइंट था या जहां से आपको समझना, भाई जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी होगी उनके लिए वो रिवीजन वीडियो होगी, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा उस स्तर से नहीं किया होगा उनके लिए वो नॉलेजेबल वीडियो भी होगी कि हाँ सिर्फ आप उतना ही लिखें। उस 1 घंटे की वीडियो में जितना भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया, अगर आप सिर्फ उतना भी लिख सकते हैं, गारंटीड हूं कि किसी भी एग्जाम में पासिंग मार्क्स से ऊपर आपको नंबर मिलेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आपने कल से तैयारी शुरू की, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप महीनों से तैयारी करते हुए आए, उसके बाद स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे उसके साथ प्रिपरेशन चल रही होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक उस वीडियो के पहले आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको फेल होने की गुंजाइश नहीं या फेल होने का डर उसमें नहीं, कि अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो बुक 1 के ही पोर्शन से आप आराम से पास हो जाएंगे। फिर क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और डेरिवेशंस को देखना है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, कई बार क्या होता है कि एग्जाम सेटर्स जो सीबीएसई के हैं वो डायरेक्ट वही क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को आपको देखना है। फिर फॉर्मूलाज, भाई फार्मूला मैं कई 10 बार कह चुका हूँ कि फार्मूला जो है आपके लिए, आपकी फिजिक्स के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। जिसके फार्मूला मजबूत, उस शरीर की रीढ़ की हड्डी उतनी मजबूत, मतलब उसकी मजबूती या उसके स्कोर लाने के चांसेस उतने ही ज्यादा। डेरिवेशन और डेफिनेशंस पे ध्यान देना है, जिससे 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं। और एग्जैक्ट वर्डिंग, भाई जो लॉज होते हैं, जैसे कूलम्स लॉ हुआ, हमारा कूलम्स लॉ हुआ या गॉस लॉ हुआ। अब गॉस लॉ में तो गॉस ने जो बातें कही थी आप वही लिखेंगे। गॉस लॉ में तो ऐसा है नहीं कि आप कहानी बना के चले आएंगे, तो एग्जैक्ट वर्डिंग भी आपको पता होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी अपने मन से लिखने लगते हैं। तो आप डेरिवेशंस में लिख दीजिए, थ्योरी जो कंसीडर करते हैं उसमें लिख दीजिए, बट जो लॉज, पर्टिकुलर लॉज हैं जो कि बाई नेम आते हैं कि डिफाइन गॉस लॉ या डिफाइन एम्पियर सर्किट लॉ या फिर डिफाइन अपना लेंज लॉ, तो इसमें एग्जैक्ट वर्डिंग वो प्रोवाइड करनी होगी जो कि वहां पर बताएगी या जो एनसीईआरटी अप्रूव्ड है। उसके बाद फोकस ऑन डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस, छोटे छोटे डेफिनेशंस, वही वाली बात कि 2 to 3 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशंस और डेरिवेशंस पे ध्यान देना है। और पीवाईक्यूज को आपको इसलिए देखना है, देखिए पहली चीज तो न्यूमेरिकल्स अब जो नए लगाने वो मत लगाइए, बिल्कुल मत लगाइए। कोई भी नया टॉपिक आपको छूना ही नहीं। नया टॉपिक छूने जाएंगे तो आपका टाइम भी खराब होगा और हो सकता है उतना बेहतर समझ में भी ना आए। तो पहली बात, आपने अभी तक जितना पढ़ा है इन 2 दिनों में सिर्फ उतना ही पढ़ना है और पीवाईक्यूज को पढ़ना है। पीवाईक्यूज क्या होगा, क्योंकि ये क्या होता है सीबीएसई कई बार करता है कि सेम टॉपिक्स को या सेम क्वेश्चंस को एज इट इज उठा के रख देता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भाई फ्रीवीज हैं तो उनको छोड़ना नहीं। प्रैक्टिस डायग्राम बनाना है, जैसे फ्लो चार्ट होते हैं
या हमारा माइंड मैप होता है। तो माइंड मैप अगर आप बना पा रहे हैं किसी भी एक चैप्टर का, जैसे मैंने उस क्वेश्चंस का माइंड मैप बनाया था, तो अगर आप किसी भी चैप्टर का माइंड मैप बना के तैयारी कर रहे हैं कि हाँ एक पेज पूरे में हमने पूरा चैप्टर निपटा दिया, इसका मतलब प्रिपरेशन हो गई। प्रिपरेशन उससे ज़्यादा कोई भी कर नहीं सकता है कि अगर एक पूरे चैप्टर को कंसाइज करके सिंपल सा एक पेज में ले आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पास होने के लिए पूरा परफेक्ट नहीं होता। पहली बात तो जिन बच्चों को डर लग रहा है या जो हमारे कंपार्टमेंट के जुड़े हुए हैं कि भैया पास ही नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि सब आपको सब रट के आना है। आपको वो टॉपिक्स देखने हैं जो इजी है पढ़ने में और स्कोरिंग भी। सिर्फ इजी नहीं पढ़ने, ऐसे इजी टॉपिक्स जो स्कोरिंग भी है, जिनके बारे में बात की थी कि कहाँ से न्यूमेरिकल आता है, किस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आता है, कौन सा डेरिवेशन ज़्यादा पूछा जाता है, तो उन चीज़ों की बात करनी। सीबीएसई स्टेप मार्किंग का नंबर देता है। सीबीएसई में क्या है, देखिए जैसे एमसीक्यूज हैं हमारे पास। बच्चे करते क्या हैं, आज के ही पेपर की बात करेंगे हम, 10th के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को मैं जहाँ इन्विजिलेटर के तौर पे काम कर रहा था, वहाँ क्या हुआ, एमसीक्यूज लिखे उन्होंने और उसके बाद बैठे हुए हैं। अरे नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो नहीं, ब्लैंक नहीं छोड़ने का। किसी भी टीचर ने किसी भी स्कूल ने पढ़ाया हो, एट दी एंड पॉइंट वो एक सलाह जरूर देता है कि अगर आपको एमसीक्यू में कुछ नहीं आता है तो भैया सी बना के चले आओ, सी बना के चले आना। और इसका जो ऑप्शन हो, जैसे इसमें थ्योरी में कुछ भी लिखा हो उसको नहीं लिखना, सिर्फ सी बना दीजिए। इससे क्या होता है, इन्विजिलेटर, हालांकि इस बार तो ऑनलाइन चेकिंग होगी, लेकिन क्या पता उसमें भी कुछ ऐसा तोड़ ढूंढ लिया जाए या टीचर्स को कुछ वैसा मिल जाए ऑप्शन कि उससे काम बन जाए। अदरवाइज जो भी जहाँ पर भी ऑनलाइन मार्किंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑनलाइन सिस्टम का, ऑनलाइन स्क्रीनिंग का, उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% हो जाए, वो हर जगह उतना जरूरी नहीं। क्या पता कहीं ऑफलाइन चेकिंग हो, तो उसमें क्या करना है, जिस एमसीक्यू में आपको आंसर नहीं आ रहा है उसमें आप सी मार्क करके चले जाइए, बट उसका कंटेंट मत लिखिए। कंटेंट लिखने से क्या होता है, टीचर को कट करना पड़ता है, नया कंटेंट लिखना पड़ता है। इतनी जहमत या इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। बट एक सी को डी बनाने में या ए बनाने में, बी बनाने में टीचर भी नहीं सकता। कोई भी टीचर ये नहीं, 100% टीचर में से 95% टीचर ये चाहते हैं कि उनका जो कॉपी जिस बच्चे की आई है वो पास हो जाए। भाई 5% एक्सेप्शन होते हैं कि 1 नंबर से भी फेल कर दिया, 2 नंबर से फेल कर दिया, तो उनका तो क्या ही कह सकते हैं। बट 95 to 97 मैं कहूँगा टीचर्स ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं, भाई भविष्य का सवाल है, 1-2 नंबर से हमारी जेब तो कोई खाली होने वाली नहीं ना। ऐसा हुआ कि हमें पास या फेल करके कोई पैसे कम ज़्यादा मिलेंगे, तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो फ्यूचर है वो ना बिगड़े, तो टीचर्स पास कर देते हैं। तो आपको यही करना है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको पास करने में मदद करे। और ये सलाह सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट वालों की है। जिनका इस बार फ्रेश है, जो फ्रेश एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। उनको ये सोचना ही नहीं कि वो फेल हो जाएंगे। मॉर्निंग में फॉर्मूलाज, जो आपकी 20 फेब की मॉर्निंग होगी, उसकी मॉर्निंग में आप क्या करेंगे, भाई आप 5, 6, 7 जिस समय भी उठ रहे हो, तो मान लेते हैं आइडियली बच्चा 6 बजे तक उठ जाता है, तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूलाज को रट के जाना है, फॉर्मूला शीट को रट के जाना है। आगे हम बात करते हैं, अगर फिजिक्स के पेपर में कुछ नहीं आ रहा, तो ये बातें तो अभी हमने की, फिजिक्स के पेपर में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इजी चैप्टर्स को पढ़ना है। जैसे हमारा ऑप्टिक्स हुआ, 10th में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, डेरिवेशंस को और डेफिनेशंस को ध्यान रखना है, फार्मूलाज रटने हैं, थ्योरी लिखनी है और डायग्राम बना के, जैसे कोई डेरिवेशन आया है बढ़िया सा और आपको पूरा आता है, तो आप उसमें इंटरेक्टिव डायग्राम बना दें। इंटरेक्टिव का मतलब ये नहीं कि सीनरी बना देंगे, उससे रिलेटेड स्टेप मार्किंग से ही 50% मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे सीबीएसई की ये गाइडलाइंस है कि अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूला लिखा, कोई भी न्यूमेरिकल आया और उसमें सीबीएसई कहता है कि अगर बच्चे ने सिर्फ न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लिख दिया तो हाफ मार्क्स उसका हो गया। उस फॉर्मूले में अगर वैल्यू सही पुट कर दी तो हाफ मार्क्स फिर से हो गया। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो तो उसमें 1 नंबर तो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया और उस फॉर्मूले में वैल्यूज को सही पुट किया। आगे बात करते हैं हम लोग कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। अब ये हमारा गेम प्लान है कि पहले 2-3 घंटे, ये पेपर देने के बाद की बात कर रहे हैं, पहले 2-3 घंटे में जब आप आएंगे अपनी प्रिपरेशन, अपना फिजिकल का एग्जाम देके, उसके बाद करना क्या है, फॉर्मूला शीट को एक बार पूरा देखना है। फॉर्मूला शीट देखने के बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को रिवाइज कर लेना है। 1-2 न्यूमेरिकल हर चैप्टर से देख लेना। हर चैप्टर का मतलब हर एक न्यूमेरिकल, भाई मैंने जितने भी फॉर्मूलाज पहली वीडियो में कराए हुए पार्ट 1 की, उसमें हर एक फॉर्मूला पे कम से कम 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको देख के जाने हैं। न्यूमेरिकल देखने से क्या होगा, थोड़ा हैंड ऑन प्रैक्टिस भी होगी और फॉर्मूला भी रिवाइज होता जाएगा। एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले क्या करना है, डेफिनेशंस और लॉस को जल्दी रीड कर लेना है। यूनिट्स एंड डायमेंशन याद करना है, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे क्या होता है, 1-2 मार्क्स आपको पक्के मिल जाएंगे। और अगर आप यूनिट और डायमेंशन नहीं लिख रहे हैं तो स्टेप मार्किंग में इसके मार्क्स कट भी जाते हैं। तो बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि डायमेंशन
भले ही भूल जाइए, अगर डायमेंशन मेंशन हो तो लिखिए, अदरवाइज नहीं लिखने की जरूरत। बट यूनिट का ध्यान जरूर रखिएगा, ये आपको फ्री के नंबर होते भी और ये फ्री के नंबर उड़ भी जाते हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो ये नंबर आधे कट भी हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले डेफिनेशंस और लॉस को जल्दी जल्दी रट के जाएंगे और वही अपना यूनिट्स याद कर लेंगे। फिर टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हमको टाइम को मैनेज करना है। ये हमारा पोर्शन रहा। अब आप बढ़िया से एग्जाम सेंटर में पहुंच गए हैं, आपको कॉपी 10:30 से 1:30 आपका पेपर है 10 बजे आपको कॉपी दे दी जाएगी। 10 से 10:15 तक आपको उस कॉपी की एंट्रीज जो फ्रंट पेज की होती है वो फिल करना होगा। उसके बाद 10:15 से 10:30 तक आपको पेपर रीडिंग का टाइम मिलता है और यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। स्टार्टिंग के हम कहते हैं इस 15 मिनट को आप 20 मिनट बना लीजिए, 15 मिनट बना लीजिए। आप 10:35 से लिखना शुरू करिए। उससे होगा क्या, उससे आप प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग जो होगी आपकी कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, एक्चुअल में किस तरीके से लिखना है, कैसे अपना राइटिंग शुरू करनी, उसको कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन आपको बाद में देखना है या रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और डू नॉट स्टार्ट राइटिंग का मतलब सिर्फ लिखना शुरू नहीं कर देना है कि ऐसे ही आपने पेपर उठाया और शुरू हो गए कि पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, पहले पेज ब्लैंक कर दिया। कॉपी को प्रेजेंट करना है। आप जैसे एग्जामिनर तो आपको जानता नहीं है, तो उसके दिमाग में जो पहला इंप्रेशन बनेगा वो आपकी कॉपी देख के ही पड़ेगा। और आप जानते हैं पुरानी कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन कॉपी का टीचर के दिमाग पे ऐसा जाना चाहिए कि वो देख के ये लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ ना कुछ पढ़ा है। तो स्टार्टिंग के जो पेजेस होंगे उसमें आप उन सभी आंसर्स को लिखेंगे जिसमें आपको लगता हो कि हाँ ये कंटेंट हमें कॉन्फिडेंटली आता है। भाई जिसके एमसीक्यूज आते हो तो एमसीक्यूज से शुरुआत करें, बट जिसको एमसीक्यूज में लग रहा हो कि सिर्फ 2 ही 4 आ रहे हैं तो थ्योरी पोर्शन से शुरू करें, एमसीक्यूज बाद में करें, ताकि टीचर की साइकोलॉजी में ये बने कि हाँ बच्चे को थ्योरी आती थी, थ्योरी शुरू कर दी उसने, एमसीक्यूज बाद में, अब एमसीक्यूज बाद में भी लिख देंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि एमसीक्यूज पहले लिखे हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बाद में लिखेंगे तो कम नंबर मिलेंगे, नहीं। लेकिन ये भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन एमसीक्यू का किया, एक क्वेश्चन शॉर्ट का कर लिया, एक वेरी शॉर्ट का कर लिया, फिर एक एमसीक्यू। टीचर को अगर आप कंफ्यूज करेंगी, वहाँ जो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला आता है वो नंबर देने की मंशा से तो आता है, लेकिन बेटा अगर आप उसको कॉपी ऐसी प्रेजेंट करेंगे कि वो सोचे कि हमें कहाँ और कितना नंबर देना है, ढूंढ के नंबर अगर देने पड़े टीचर को, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा इन द टर्म्स ऑफ वो जो हाफ मार्क्स वो चढ़ाता है, हाफ मार्क्स अपनी तरफ से कि हाँ ये थ्योरी ठीक है, 3 नंबर का है तो 2.5 नंबर दे दो, 2 बन रहे थे 2.5 कर दिए, या 2 नंबर का है तो 1.5 कर दिए, या 2 पूरे कर दिए, तो वो आपका नुकसान हो जाता है कि अगर आप टीचर को कॉपी में गुमराह करेंगे। तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके बाद रीडिंग टाइम हो गया सेक्शन ए, ये टाइम का अलॉटेशन कि सेक्शन ए में आपको स्टार्टिंग के 20-25 मिनट देने। सेक्शन बी में हमारा जो आता है उसमें 35 to 40 मिनट्स में इसको कवर कर लेना है। सेक्शन सी जो शॉर्ट क्वेश्चंस का आता है जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, इसमें क्या होते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको भी हमें खत्म करना है विद इन 45 से 50 मिनट्स में। सेक्शन डी एंड ई यानी हमारा केस स्टडी इसको खत्म करना है, सॉरी केस स्टडी और पूरा लॉन्ग, सिर्फ केस स्टडी भी नहीं, इसमें लॉन्ग को भी हम ऐड करें तो 50-55 मिनट मान लेते हैं, एक पूरा 1 आवर में इसको हमें कंप्लीट करना है। केस स्टडी में तो आपको भाई ऊपर से क्वेश्चंस को पढ़ना और आंसर कर देना है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 1 आवर और 1.5 आवर में इसको खत्म करना। और लास्ट के आपके पास इस तरीके से अपनी कॉपी को लिखिएगा कि लास्ट में आपके पास 10 मिनट बचे। ये 10 मिनट क्यों बचे? ये 10 मिनट आपको उन चीज़ों में हेल्प करेंगे। भाई आपने लिखा, आप नर्वस थे, आपने कुछ चीज़ों को, भाई आपने क्या किया, आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नर्वसनेस के चक्कर में आपने ई को बी बना दिया या बी को ई बना दिया, प्लस चाहिए था माइनस लगा दिया, म्यू नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ये सारी गलतियां देखने के लिए आपके पास कम से कम 10 मिनट तो होने चाहिए। और अगर ये सारी गलतियां हो रही तो आपके मार्क्स भाई ऑब्वियस बात है कट जाएंगे। तो लास्ट में 10 मिनट ज़रूर बचा के चलिएगा कि आप अपने वर्क को थोड़ा सा एनालाइज कर सके कि कहाँ गलत हुआ है, कहाँ सही होने की गुंजाइश है। स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, ये हमारा फॉर्मेट होगा। ऑलवेज राइट फॉर्मूलाज, यूज अ रूलर फॉर डायग्राम, डोंट वेस्ट टाइम एंड कीप योर आंसर शीट नीट। स्टार्ट बढ़िया इजी क्वेश्चन से करेंगे, फॉर्मूलाज जरूर लिखेंगे, न्यूमेरिकल में पूछा होना हो, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे वैल्यूज लिख दी, फॉर्मूलाज मस्ट है, नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। डायग्राम जो बने होने चाहिए वो ये नहीं कि इसी तरीके से ऐसे हाथ से यूं खींच दिए, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना, ये नहीं, प्रॉपर रूलर से खींचना है और लिखना है। उसके बाद टाइम को ख़राब नहीं करना है, ये नहीं कि सोचना है कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, 3 घंटे का पेपर है, आराम से करेंगे, लेकिन ये सब नहीं।
और अपनी आंसर शीट जितनी आप साफ सुथरी आंसर शीट रखेंगे उतने ही आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार होता है कि अच्छे से अच्छा बच्चा वो लेस यानी कम मार्क्स स्कोर करता है क्योंकि उसकी राइटिंग नहीं अच्छी, उसका प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा है। और जो एक एवरेज बच्चा होता है जिसकी राइटिंग अच्छी हो, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, मान लेते हैं उसकी थ्योरी के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इफ एंड बट हो, लेकिन पूरे नंबर पा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन मायने रखता है। और सेक्शन ये तो आप जानते हैं कि हमारा जो सेक्शन ये होता है वो 1 मार्क्स का होता है। MCQs हुआ, असर्शन रीजन हुआ, उसके बाद शॉर्ट होते हो 2 मार्क्स के उसे। सेक्शन 3 हमारा 3 मार्क्स का होता है और सेक्शन E जो हमारा वो 5 मार्क्स का होता है लॉन्ग। तो ये सारी बातें हो गई किस तरीके से हमें काम करना, अपने पेपर पे ऊपर काम करना है। तो ये सारी बातें हो गई हमारे कि कैसे हमको पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, क्या किन चीज़ों पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देने वाले सिर्फ एक ही पॉइंट है कि नया कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे, ना नया न्यूमेरिकल लगाएंगे, ना नया टॉपिक रिवाइज करेंगे। एक भी पॉइंट अगर आप नए चीज़ को पढ़ने में गए तो सिंपल टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, बेनिफिट उससे कुछ होगा नहीं, नुकसान और ज़्यादा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। कॉन्फिडेंट रहिएगा, आपको जितना भी लगे कि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यकीन मानिए कि जब एग्जाम पेपर आपके पास आएगा, क्वेश्चन पेपर, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये भाई क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा दिमाग कैसे काम करेगा, वो सिर्फ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को फोकस कर देगा और बाकी सब ब्लर कर देगा। उससे क्या होगा, आपको कोई आंसर देने की एबिलिटी आ जाएगी, सीधे सीधे फॉर्मूला यहाँ पे, हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, ये इस तरीके से काम चलेगा। तो आपको कितना भी लगे कि आज भी आपको फील हो रहा है कि यार पढ़ सब लिया, पूरे साल पढ़ा है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी यही होता है और नहीं पढ़ने वाले मतलब जो कम पढ़ते हैं उनके साथ भी यही होता है कि यार पढ़ा तो बहुत कुछ है, पूरी रात मेहनत करके पढ़ डाला और आ कुछ नहीं रहा। तो कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंस को जितना लूज करेंगे वो लूज आपको मार्क्स में दिखेगा। दूसरी बात, पूरी रात नहीं जगना है, हेल्दी स्लीप होनी चाहिए। हेल्दी स्लीप से क्या होगा, माइंड फंक्शनैलिटी अच्छी हो जाती है। अगर आप पूरी रात भर पढ़ के जाएंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं। आपको प्रॉपर 5 घंटे की नींद तो लेनी है, 12 से 5 आप सो जाइए, 5 बजे उठ के फिर से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बट नींद ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं होगा कि एक रात जग के आप पूरी जंग को जीत लेंगे, ऐसा नहीं। पता चले वहाँ जब मेन लड़ाई का टाइम हुआ है उस टाइम आप सो रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है और आप सभी को अपना पेपर अच्छा करके आना है। और जो पार्ट 2 रह गया था, बुक 2 की जो सीरीज़ रह गई थी, उसको भी हम लोग अपलोड करेंगे। इन्हीं के साथ बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मिलते हैं अपना हमारा जो बुक 2 के रिवीजन की वीडियो उसमें। थैंक यू।